नहीं किए, जैसे कौन कौन है? शिव। अच्छा, ओके। ठीक है, तो मतलब जो लोग रह गए हैं उसको 17 18 फिनिश करो। आज 19 करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अभी गाँव में हूँ ना, तो थोड़ा ना टाइम नहीं मिलता देखने का। तो मैं कल निकलूंगा यहाँ से, तो परसों हम लोग डिस्कस करेंगे डाउट्स। ठीक है, तो आज 19 का डिस्कस कर लेते हैं। है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो मतलब एक्स एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, देन मोनोटोन होगा। तो पहला ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? कोई इन जनरल क्वेश्चन है ना, तो कन्वर्जेंट क्या, कन्वर्जेंट इंप्लाइज मोनोटोन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। इसका एग्जांपल बताओ। कांस्टेंट सीक्वेंस ले लेंगे कोई। तो कांस्टेंट तो मोनोटोन होता है, आई थिंक। कांस्टेंट दोनों कैटेगरी में आ जाएगा। -1 to the power n by n। हाँ, ये चलेगा, है ना। सो -1 रेज़ टू पावर n अपॉन n। सो ये सीक्वेंस रियल नंबर है ना, हम्म सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ना। अच्छा, यहाँ उसने पहले फिक्स कर दिया है एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। तो एक्स एन यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वो सीक्वेंस नहीं ले सकते आप। सो विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लस ऐसा कर सकते हैं ना कि 2 + 1 by n और 2 - 1 by n, ऐसा करके ले सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा करो, एक सीक्वेंस लो जिसके दो सब सीक्वेंस हो। ओके, मतलब वो नेगेटिव ना हो, मतलब टर्म, बट वैसे तुम ले सकते हो। फिर जो पहले सीक्वेंस ले रहे थे उसको 1 में से माइनस करके ले लेंगे, वो पॉजिटिव रहेगी। तो 1 माइनस, अच्छा, -1 की पावर n अपॉन n। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइक यू आर टेकिंग, जैसे फॉर ऑड इट इज 1 + 1 by n, एंड फॉर इवन 1 - 1 by n। ठीक है। तो एक सबसिक्वेंस इंक्रीज करिए, दूसरी डिक्रीज करेगी, एंड बट बोथ विल कन्वर्ज टू सेम लिमिट। ठीक है ना। तो 1 माइनस -1 की पावर n अपॉन n, तो ये एग्जाम्पल है। तो ये कन्वर्जेंट कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस मोनोटोन होगा। ओके, बोल रहा है एक्स एन स्क्वायर कन्वर्जेंट है, देन एक्स एन डज नॉट कन्वर्स। ओके, तो फिर से गलत दिखाना था, कि एग्जाम्पल काफ़ी है। कह रहा है एक्स एन स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है, तो जो सीक्वेंस एक्स एन है वो कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इसका एक एग्जाम्पल बताओ, मतलब गलत हो जाए ऐसा। फिर वही n³ ले लेंगे। नहीं, एन क्यूब लोगे तो पहले तुम्हें ऐसा ही सीक्वेंस ढूंढना है कि एक्स एन स्क्वायर कन्वर्जेंट हो, पहले ऐसा ढूंढो। हमें गलत दिखाना है, तो गलत दिखाने का मतलब है कि देन वाला पार्ट रॉन्ग हो। ऐसा एग्जांपल बनाओ कि देन के बाद जो टर्म है वो रॉन्ग हो जाए। फिर 1/n³। अच्छा, ओके, हाँ, 1/n³ चलेगा। तो 1/n³ फाइन, तो है ना। तो 1/n³ ले लेंगे एक्स एन को। चलो एक्स एन को मान लो, या एक्स एन स्क्वायर को भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। सो टेक एनी वन, लाइक चलो एक्स एन स्क्वायर को तुम 1/n³ ले लो, मान लो, तो वो कन्वर्जेंट है। तो जो एक्स एन उस केस में आएगी 1 फिर n की पावर 3/2 हो जाएगी, जो कि डज नॉट कन्वर्स से गलत है, वो भी कन्वर्स करेगी। तो बहुत सारे इन्फिनाइट एग्जाम्पल, तुम 1/n ले लो चाहो तो, सिंपली एक्स एन को 1/n ले लो, तो या एक्स एन स्क्वायर को 1/n ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स एन स्क्वायर इज 1/n, तो एक्स एन विल बी 1/√n, एंड दैट विल कन्वर्ज ऑल्सो। तो ये गलत हो जाएगा बी पार्ट, तो ए भी दोनों गलत है। इफ द सीक्वेंस xn + 1 - xn कन्वर्जेस टू 0, अच्छा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड है, xn + 1 - xn converges to 0, then series
समेशन xn कन्वर्जेंट? ये बताओ। ओके, तो 1/n तुम xn को ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 1/n + 1 - 1/n, तो ये तुम्हारा आ जाएगा फाइनली 1/n × n + 1 दैट कन्वर्स टू 0 फाइन। सो सीरीज xn कन्वर्जेस, नो गलत हो गया, ये भी ठीक है। टेलीस्कोपिक सीरीज भी कर सकते हैं ना। हाँ, बट हमें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है, ठीक है ना। तो इस तरह से, क्योंकि इसको में क्या टर्म्स करते जाते हैं ना, लास्ट एंड सेम रहता है। बट यहाँ बस मुझे देखना है कि सीक्वेंस एक्स जो मॉड में है xn + 1 - xn कन्वर्स कर दिए 0 पे, ऐसा कोई सीक्वेंस लो। तो लाइक जैसे इसमें लिया है 1/n, तो 1/n + 1, xn इज 1/n, तो 1/n + 1 - 1/n, तो ये आएगा 1/n × n + 1 एंड दैट कन्वर्जेस टू 0, तो देन सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये 1/n इज द काउंटर एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेटमेंट C। इसका मतलब C इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, D है if xn is a convergent sequence then e⁻xn is also convergent, ठीक है ना। तो D करेक्ट होगा। मान लो xn कन्वर्ज कर रही है L पे, तो e⁻xn will converge to e⁻l। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, D इज द करेक्ट। पहले 3 हमने गलत दिखा दी, तो D करेक्ट होगा। नेक्स्ट, f(x, y) दे रखा है तुम्हें x³ - 3xy², देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये तुम्हें आता है फाइंड करना, लोकल ग्लोबल, है ना, लोकल ग्लोबल एंड सैडल। कैपिटल f(x) फंक्शन है इस तरह से, तो f'1, ये भी इजी है, जस्ट डिफरेंशिएट करना है तुम्हें। t(r², r²) लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस बार जैम ms में नहीं आएगा, तो यू कैन स्किप दिस। एंड फिफ्थ है 2 बायस्ड कॉइन, बायस्ड है, ठीक है। C1 C2 हैव प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड्स 2/3 and 3/4 respectively when tossed. So if both coins are tossed independently 2 times each, ओके दोनों कॉइन तुमने क्या किया, टॉस किया 2 टाइम्स ईच, मतलब टोटल 4 बार हमने टॉस किया 2 टाइम्स ईच कॉइन को, मतलब टोटल 4 बार हुआ। सो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स आउट ऑफ दिस 4 टॉसेस इज, तुम्हें एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, तुम सारे कॉम्बिनेशन बना लेना, ठीक है ना। तो यू मे कॉल दिस कॉम्बिनेशन लाइक ना, पहले 2 कॉइन सपोज फर्स्ट वाला है, फिर नेक्स्ट 2 कॉइन सेकेंड वाला है, देन उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना के प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। x be a discrete random variable with PMF disk, और CD क्या है यहाँ पे, मतलब n की वैल्यू -1 -2 0 1 2 है। CD आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो इफ मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, मतलब लाइक 1 -1 0 पे सम करेंगे तो 3/4 आया। ओके तो EX पूछा है, ठीक है ना। पहले तो अननोन्स फाइंड कर लेना, लाइक अननोन C and D आ जाएगा using definition of PMF and then using this condition, given condition, उसके बाद EX निकाल लेना। let x be a Poisson random variable and 1 पे the probability at 1 plus 2 times probability at 0 is equal to 12 times probability at 2, then which of the following statement is true। हाँ ठीक है, तो ये तुम Poisson का PDF यूज करके यू कैन फाइंड लैम्डा एंड लैम्डा से फिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये x1 x2 and so on be a sequence of IID discrete random variable with probability mass function, इधर रखा है। और Sn तुम्हारा है सम ऑफ n, है ना, रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 xn, then which of the following sequence of random variable converges to 0 in probability, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सी कन्वर्ज करेगी 0 इन प्रोबेबिलिटी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से क्या करेंगे इसमें एक्चुअली,
क्वेश्चन विथ मीन log 2. ओके, लैम्डा log 2, ठीक है। ए की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स वहाँ, मतलब जो तुम्हारा वो है गिवन सैंपल है उसका पीडीएफ है पॉइजन, लैम्डा की जगह log 2 मतलब ln2। अब यहाँ सम आ गया तो एसएन है, तो इसका तुम्हें कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी चेक करना है। तो डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी अगर डेफिनेशन यूज़ करना चाहो। बी सही। So Sn minus n minus log 2, this will converge in probability to 0। एक तो ऑप्शन ये भी है कि तुम थ्योरम यूज करना चाहो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर तो वो यूज कर सकते हो, बट उसके लिए ये है कि है ना एक्स एन बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, तो कोई बात एस एन अपॉन एन कर लेंगे, है ना। वही यूज हो रहा है। एस एन अपॉन एन कर लेते हैं, तो एस एन अपॉन एन की मीन जो है दैट विल कन्वर्ज टू ई एक्स। तो पहले ई एक्स फाइंड कर लो, ई एक्स क्या होगा उसका log 2 ना, क्योंकि लैम्डा log 2 है, on Sn upon n will converge to log 2। ओके, तो somehow I think बी ऑप्शन आना चाहिए। बी आ रहा है क्या? बी आएगा क्या क्वेश्चन? ये जिन लोगों को आइडिया है पहले से। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज क्या कहता है ना भाई, क्योंकि जीरो पे जा रहा है ना, तो हमें पता है कि एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, तो एक्स बार माइनस ई एक्स विल कन्वर्ज टू 0। तो जो ई एक्स राइट में है वो लेफ्ट में बुला लो। तो एस एन अपॉन एन, इसको तुम सेपरेट करोगे तो क्या होगा, एस एन अपॉन एन माइनस log 2, और एस एन अपॉन एन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू log 2। सो दैट्स वाई एस एन अपॉन एन माइनस log 2 विल कन्वर्ज टू 0। तो उसको एलसीएम ले लिया, तो ईजी है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज करके। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, एक मिनट, से कैसे हुई? अब तक दिख भी नहीं रही थी। पहले दिख रही सर, अभी दिख रही थी अभी। अच्छा, अभी ये कुछ प्रॉब्लम हुआ है। चलो, हमारे यहाँ खूब बारिश हो रही है, पता है सुबह से बारिश हो रही है, इतनी आंधी तूफान चल रहा है। तो नहीं था, अभी दिख रहा है ना। बहुत ज़्यादा सर्दी है। ओके, तो हमने अभी 8 किया है, तो 8 में वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज़ करना है, तो हो जाएगा एस एन अपॉन एन कर लेना, जो कि एक्स बार होगा। नेक्स्ट है x1 x2 xn with a random sample from the continuous distribution with pd of this एफ एक्स, है ना। तुम इसको दो पार्ट में चाहो तो ब्रेक कर लेना, है ना, दो टर्म का सम एक्चुअली, और दोनों टर्म किसी ही रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है, अलग अलग, है ना। सो टी इज द x1 x2 xn, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो अनबायस्ड का मतलब हुआ कि इसका मीन तुम्हें वो मिलेगा, म्यू मिलेगा, ठीक है। ई ऑफ टी फाइंड कर लेना, या टी अपॉन एन फाइंड कर लो। टी अपॉन एन एक्चुअली एक्स बार है ना, और टी अपॉन एन एक्स बार है, तो एक्स बार का एक्चुअली मीन तुम पहले से जानते हो ई एक्स होता है, तो इसका मीन निकालना इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली मीन निकालना है, दो टर्म है ना, जब एक्स टाइम दिस प्लस एक्स टाइम दिस, तो ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन क्या है, 2 म्यू है। इस तरह से फिट करना पड़ेगा, इसका मीन क्या है, 4 म्यू है, तो टोटल कितना हो गया, 6 म्यू आ जाएगा। मतलब अलग अलग टर्म मैं एक पीडीएफ कंसिडर कर रहा हूँ इन दैट केस, 3/3 है ना। तो वैसे 6 म्यू आ जाएगा, आगे फिर 2 है। और यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा, मतलब फिट करना पड़ेगा उसको उसके हिसाब से, है ना। सो यू जस्ट फिट ऑन दैट, 1/√2 पाई है ना सिग्मा, तो सिग्मा देख लेना क्या है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, या फिट करके वहाँ पे 1 है और यहाँ आगे 1 है, 1/2 है, तो दोनों का हाफ ले लोगे तो 3, मतलब 3 म्यू आ गया टोटल, ऐसा कह रहे तुम, ई ऑफ टी बाई एन। तो t/3 हो जाएगा। ओके, तो ये 3 है, ये आ जाएगा। x1 x2 xn with a random sample from normal θ1 distribution. So instead of observing x1 x2 xn, we observe y1 y2 yn, जहाँ yi है e रेज़ टू पावर xi। ओके, मतलब xi इज log yi है ना, तो xi इज नॉर्मल है, log yi नॉर्मल है, तो yi इज ए log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आता है। ओके, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस h0 इज θ1 h1 θ0 1,
based on the random sample of y1 y2 yn the rejection region of the likelihood ratio test is ओके ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको तुम ट्राई करना। मेथड वही है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में अप्लाई करना है इस पर और रिजेक्शन रीजन फाइंड करना है। तो ट्राई करना है ना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का जो तरीका है, यहाँ सिंपल वर्सेस कंपोजिट वाला है, तो तुम यूज करो उसको। देन ट्राई करना इसको। इलेवन है समेशन 6/n² - 4n + 3 इक्वल। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर पाओगे तुम, तो फैक्टराइज करना, ये आएगा n - 3 × n - 1। सेपरेट कर लो एंड कहीं ना कहीं टेलीस्कोपिक बन सकता है, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके ब्रेक करना, फिर वो इजीली तुम्हें आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाद में कैंसिल हो जाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, पार्शियल फ्रैक्शन करो एंड देन टेलीस्कोपिक टाइप हो जाएगा। ट्वेल्व है, ऊपर है 1 + 2 + 3 अप टू, है ना, 1 + 1/2 और 1/n तक है, और डिनोमिनेटर में है πn + en⁻⁴ 1/n और इनटू में log n विथ बेस e इक्वल। ओके, तो हाँ विल कैसे करोगे इसको तुम? यहाँ से पाई और ई में से क्या कॉमन लेना चाहोगे? पाई कॉमन लोगे बिकॉज पाई लार्जर है। जो लार्जर नंबर है वो e 2.71 होता है, पाई 3.14 है, तो लार्जर कॉमन लो तो रेशियो लेस देन 1 आएगा। तो ये 1 के बाद इन्फिनिटी का फॉर्म बनाएगा, देन यू कैन ट्राई। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है और ये तुम्हारा एक न्यूमरेटर खुद एक सीरीज है जहाँ n इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी ही है एक्चुअली। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म यहाँ पे है, अगर इसको इग्नोर करोगे तो। ये लिमिट का क्वेश्चन है, ट्राई करना। पॉसिबल वैल्यू ऑफ b फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, मतलब b ऐसा क्या होगा ताकि इसके पास कोई रियल रूट ना हो। ओके, सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो एक तरीका ये है, b इज इक्वल टू b तुम एक साइड रखो, बाकी एक साइड भेज दो, उससे भी कर सकते हो, नहीं तो ग्राफ बना सकते हो, बट b की वैल्यू है तुम्हें वही ढूंढना है कि b ऐसा क्या होगा जिसके लिए इसके पास नो रियल रूट हो, और ये एक्चुअली तुम्हारे पास 4th डिग्री की इक्वेशन है ना। तो कैसे अप्रोच करोगे? ठीक है ना, एक तरीका है कि bx³ तुम एक साइड रख लो, बाकी दूसरे साइड, देन यू ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग b डिसाइड कर पाओगे, और नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से भी जा सकते हो। है ना, रफली यू कैन ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। तो मान लो ये एफ लेना, फिर इसका रफली ग्राफ ड्रॉ करो, देन देखो b को कैसे शिफ्ट करोगे ताकि एक भी रियल रूट ना हो। मतलब ग्राफ ड्रॉ करने मतलब एफ डैश एस निकालोगे, जीरो पुट करोगे, उससे कुछ रिलेशन आएगा, तो उससे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट्स आएंगे एंड देन यू कैन ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, एंड ऐसे बी को तुम्हें इस तरह से चूज करना है सो दैट ग्राफ विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, और इवन डिग्री है तो हो सकता है ऐसा हो, है ना। तो बस ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कट ना करे, तो ऑल इमेजिनरी रूट होगा। तो ट्राई करना है इसको। लेट द टेलर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 20 of 1/1 - x whole cube at x = 0
बी समेशन ए एन एक्स की पावर एन, एन फ्रॉम 0 to 20, मतलब इसको एक्सपेंशन लिखोगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो इस तरह से मान लो आया 20 डिग्री तक जाना है, तो पूछ रहा है A15 क्या है। सो हाउ विल यू डिसाइड, तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा एक्चुअली। पैटर्न देख के उसके बाद जनरलाइज कर देंगे। है ना, जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट अ पैटर्न, देन उसके अकॉर्डिंग तुम जनरलाइज कर सकते हो। एक्स बराबर 0 पे दिया है इसीलिए। तो टेलर से एक्सपेंशन में बस ये देख लेना कि एक्स की पावर A15 मतलब एक्स की पावर 15 का कोएफिशिएंट क्या है ना, एंड देन उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड। यहाँ क्या होगा, एक्स की पावर 15 है ना, तो क्या होगा, F15 टाइम डेरिवेटिव होगा एट 0 और अपॉन 15 फैक्टोरियल, इस तरह से कुछ। एंड देन यहाँ से तुम जब डिफरेंशिएट 15 टाइम, जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूसली करना है, तुम्हें पैटर्न देखना है, देन यू कैन जनरलाइज। पुट कर दूंगा the length of curve this from this to this is, so length of curve का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तुम उसको यूज करो। the volume of the solid है ना, generated by revolving the region bounded by the parabola this x is equal to 2y square plus 4 and the line x is equal to 6, about x is equal to 6। तो इसका अगर आप जो होगा एक्चुअली x के अबाउट है ना, इस तरह से, एंड देन x बराबर 6, तो ये x बराबर 6 की लाइन ऐसी होगी। तो उसको रिवॉल्व है ना, रिवॉल्व कराना है, देन वॉल्यूम निकालना है। इसका फॉर्मूला आता है ना डायरेक्टली, एक फॉर्मूला भी तो है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, उसको यूज करना। पी कोई 3x3 का नॉन नल मैट्रिक्स है, तो नॉन एम्प्टी, सॉरी नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स है। इफ देयर एग्जिस्ट अ 3x2 रियल मैट्रिक्स Q and a 2x3 रियल मैट्रिक्स R such that P is equal to QR। ओके, P 3x3 है, ठीक है, और एक ऐसा मैट्रिक्स बोल रहा है Q एग्जिस्ट कर रहा है और R एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का ऑर्डर, Q का ऑर्डर 3x2 है और R का ऑर्डर 2x3 है, तो प्रोडक्ट 3x3 का होगा। देन Px is equal to 0 has a unique solution। देखो एक तो ये बताना चाह रहा है, तुम्हें पता है ना प्रोडक्ट लाइक यहाँ पे क्या होगा, तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि लाइक रैंक ऑफ A इंटू बी का रिलेशन रैंक ए और रैंक बी के टर्म में क्या होता है। मिनिमम ऑफ वो बोल रहा था लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, और ग्रेटर देन होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी -1 और 1 के मिनिमम। ओके तो किससे लेस है वो काफ़ी है, तो Q का ऑर्डर है 3x2, ठीक है, और R का ऑर्डर है 2x3, और तुम्हें पता है Q का रैंक कभी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, तुम जानते हो ऑर्डर जो भी है तो उसका जो भी mn है उससे कम ही होगा। सो Q का रैंक लेस देन इक्वल टू 2 होगा, R का भी लेस देन इक्वल टू, तो प्रोडक्ट है। तो ये बताना चाह रहा है इस लाइन से कि P का रैंक क्या होगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ P, मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ रैंक, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर रैंक ऑफ P। 2 से छोटा ही होगा। हाँ 2 या 2 से छोटा, 2 भी हो सकता है। तो अब देखो पी एक्स बराबर 0, तुमने जानते हो कि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएगा। होमोजीनियस सिस्टम के पास या तो यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है, दो ही केस है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब पी का रैंक कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना, क्योंकि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। पी एक्स बराबर 0 के पास यूनिक सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, वो तब आएगा जब पी नॉन सिंगुलर है ना। तो नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो डिटरमिनेंट कब होगा, जब वो रैंक 3 होगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि ये लाइन लिख के तुम्हें यही बताने की कोशिश की है कि पी का रैंक 2 और 2 से लेस है, 3 तो नहीं है, ये पक्का है। तो 3 रैंक नहीं है तो इसके पास कभी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन गलत हो गया।
तो बोल रहा है देयर एग्जिस्ट बी सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन। अब एक ऐसा बी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए पी एक्स इज इक्वल टू बी के लिए नो सॉल्यूशन होगा। ओके, तो नो सॉल्यूशन के लिए केस क्या था, जब तुम जानते हो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड दैट हैज डिफरेंट रैंक, है ना, पी का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक डिफरेंट होगा। क्या बोल सकते हो इसके बारे में? फिर बाकी दो ऑप्शंस में भी यूनिक गिवन है, तो यही होगा आंसर। ओके, बाकी देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी सच दैट पी एक्स बराबर बी हैज यूनिक सॉल्यूशन। देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी सच दैट पी ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो पी का रैंक और पी ट्रांसपोज का रैंक सेम रहता है, किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का रैंक और डिटर्मिनेंट दोनों सेम रहता है। तो मतलब सी डी ऑप्शन एक ही बात कह रहा है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली सी और डी एक ही बात कहना चाह रहा है। तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, दोनों करेक्ट तो हो नहीं सकता, है ना। सी और डी ऑप्शन एक ही बात कह रहा है दोनों ऑलमोस्ट। तो अच्छा, ऐसे भी तुम जानते हो डिटर्मिनेंट जीरो है, पी का जीरो ही होगा क्योंकि रैंक लेस देन इक्वल टू है। डिटर्मिनेंट जीरो है तो तुम जानते हो कि यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि ए एक्स बराबर बी में भी यूनिक सोल्यूशन तभी आता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है ना। तो अदरवाइज तो ये सी डी तो गलत हो गया, ए तो गलत हो ही गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो एक ऐसा बी मिल सकता है, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा तुम्हें जिसके लिए पी एक्स बराबर बी हैज नो सोल्यूशन हो सकता है ना, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन तो होने से रहा, यूनिक सोल्यूशन होगा दो पॉलिसी हुई, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। तो हो सकता है ऐसा कोई बी हो जिसके लिए इसके पास नो सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट, है ना, ऑलवेज नहीं कह रहा है, एक ऐसा बी मिल जाएगा। तो तुम कोई मैट्रिक्स पी पर्टिकुलर उठा के तुम चेक कर सकते हो, सो यू मे फाइंड सच बी, ठीक है। P3×3 का मैट्रिक्स है, तुम उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना और आ जाएगा आंसर, ठीक है। P से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना इस इक्वेशन में, तो बेटर रहेगा। 6i इज इक्वल टू, है ना, ए पी प्लस बी पी स्क्वायर प्लस माइनस पी क्यू, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख के हो जाएगा। 19 है ई एफ जी विद एनी 3 इवेंट, ई की प्रोबेबिलिटी, ई गिवन एफ गिवन ई की प्रोबेबिलिटी और जी गिवन ई की प्रोबेबिलिटी। ओके, दे रखा है। देन पूछ रहा है, ये बताओ, ये भी इजी है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेसिक प्रोबेबिलिटी का। तो ई इंटरसेक्शन, मतलब माइनस का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन और राइट वाले का कॉम्प्लीमेंट, तो ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन जी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको यूज करना फॉर्मूला बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला। ई एफ बी एनी टू नो सॉरी ई एंड एफ बी एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट है विथ जीरो लेस देन पी, दिस इज which of following is not true। ये भी बेसिक क्वेश्चन है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का। नाइदर ई नॉर एफ का मतलब है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, है ना, उसको ब्रेक करना है तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूले से। एग्जैक्टली वन का मतलब हो गया एग्जैक्टली वन, सो ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई, ई अकर्स बट एफ डज नॉट, तो ई माइनस एफ, ई अकर्स गिवन दैट एफ डज नॉट अकर्स, तो ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है भी। x be a continuous random variable with pdf this, then the distribution of the random variable w 2x square is, so ये कर सकते हो इजीली। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? अच्छा, सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा। अच्छा, तो वैसे ही करके कर लोगे, ठीक है। सर अदरवाइज इधर x स्क्वायर मतलब e पावर x स्क्वायर है, t पुट कर देंगे और उसका डेरिवेटिव इधर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, और उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे, वो गामा फॉर्म में बन जाएगा। मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन उतना लेंथी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक्चुअली वो से भी कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर को तुम w/2 कर दोगे, ठीक है, और इधर इसका पीडीएफ में हाँ, मतलब x स्क्वायर को वैसे t ही। पुट करेंगे और उसका डेरिवेटिव अपने, क्योंकि इधर x रेज़ टू 7 है ना, तो x हम्म, रेज़ टू 6 एक साइड रख लेंगे और x एक साइड रख लेंगे, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो 2 एडजस्ट कर लेंगे, तो डायरेक्टली उसको t पुट कर देंगे, तो तो गामा के वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्स स्क्वायर का तुम फाइंड कर रहे हो, जो फाइंड कर रहे हो। हाँ, x स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो 2 तो अपने गामा को मल्टीप्लाई कर, या फिर
सर 2 तो इधर एडजस्ट नहीं होगा ना, इसलिए फिर मैं x स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके मल्टीप्लाई करती हूँ। ओके ठीक है, हाँ उससे भी कर सकते हो, या डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू w/2 पुट करेंगे सीधा, और उससे भी कर सकते हो। जैकोबियन लगा के निकालेंगे। देयर में भी डिफरेंट अप्रोच, वही जो बता रही बात वही है। तो तुम्हें जो अप्रोच बेटर लग रहा है यू अप्लाई दैट। जो डायरेक्टली कुछ समझ नहीं आ रहा तो सीधा डब्ल्यू का सीडीएफ निकालो, ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो, डायरेक्टली हो जाएगा। बस तुम्हें इनका पीडीएफ पता होना चाहिए, काई स्क्वायर इनका पीडीएफ पता है तो उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा 2 4 6 8 क्या रखे है ना, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है किससे मैच हो रहा है। हालांकि दोनों सिंपल मेथड सिंपल ही है, वैसे भी वो दिख रहा है डायरेक्ट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। So let x be a continuous random variable with PDF this. ओके तो ex और प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 r, तुम्हें पहले मीन निकालना है एंड देन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1, तो 1 माइनस कर सकते हो प्रोबेबिलिटी है ना CDF एट 1, इससे भी कर सकते हो। तो ये आई थिंक थोड़ा कैलकुलेशन होगा इसमें, यू जस्ट हैव टू वर्क। कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ये? तो ex डेफिनेशन से यूज करना पड़ेगा, ex का जो डेफिनेशन है उससे करना। Lifetime of a bulb is distributed as exponential 1 random variable using Poisson approximation to binomial distribution, ठीक है। तो तुमसे पूछ रहा है कि the probability that out of 50 randomly chosen bulbs at most one fails within 1 month equals, ठीक है। तो लाइफ टाइम तुम्हें पता है कि एक्सपोनेंशियल 1 है, और तुम्हें क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल द प्रोबेबिलिटी। सो 50 रैंडमली चूजन, सो 10 हमारा 50 है यहाँ पे, और पूछ रहा है x एटमोस्ट 1 फेल्स विद इन 1 मंथ इक्वल्स। सो कैसे करोगे? तो ये सिंपली तुम्हें वो यूज करना है, अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, ठीक है। सर जो पीछे वाला है क्वेश्चन 22 नंबर, क्या इसमें मतलब मैंने तो ऐसे किया तो आया है, सिंपल मेथड अगर ये तो सोच सकते हैं तो बीटा टू यूज कर सकते हैं क्या, अगर e टू द पावर x को t मानते हैं तो? ओके तो उसका तुम हाँ टी ले लिए फिर। तुम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली भी कर सकते हो ना। ट्रांसफॉर्म करोगे तो फिर क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं लग जाएगा। बीटा टू पे चला जाएगा वो। ओके मैंने इससे किया नहीं है, लेकिन जैसे लग रहा था कि हो सकता है। करके देखना, हो सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली डेफिनेशन यूज करके देखना। जिन लोगों ने पहले किया हुआ है बताओ कैसे किया तुम लोगों ने। वो सिंपली मेथड से तो हो गया है। एक्सपेक्टेशन की बात करें कि प्रोबेबिलिटी, मेरा नेटवर्क चले गया तो उसने सुना। हाँ मतलब चलो एक्सपेक्टेशन का बता दो, हाउ विल यू फाइंड एक्सपेक्टेशन? सर ये ऑड फंक्शन बन जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में। हाँ वो तो ऐसे ही किया मैंने। 0 ओके तो e की पावर x है तो उसको ब्रेक करोगे तो फाइनली कन्वर्ट होकर वैसा आ जाएगा। ओके तो ऑड का 0 हो जाएगा, तो मतलब ए बी, तो ए सी ऑप्शन गलत हो गया। एंड देन यू हैव टू सर्च फॉर द प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी में सिंपल इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन है, e रेज़ टू t x की जगह पर t रख दो तो इंटीग्रेशन से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन बेस्ड ही हो जाएगा, डायरेक्टली कर लो। ex का डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, मतलब जो भी है फॉर्मूला जस्ट यूज दैट। और ये बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन करना है ना पॉइजन में, तो 50 है, और तुम्हारा जो लाइफ टाइम है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 है लाइफ टाइम, ठीक है ना। तो द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 50 रैंडमली चूजन वर्ब्स एट मोस्ट 1 फेल्स, तो प्रोबेबिलिटी x एट मोस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 है ना।
प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 वो फाइंड करना है। तो 1/12 होगा ना, ये मंथ में दिया और वो इयर्स में है। विद इन 1 मंथ, और वहां बोला लाइफ टाइम इन ईयर्स। ओके, तुम इसको कन्वर्ट कर लोगे क्या 1 होगा मंथ। इसमें? पी क्या होगा इसमें? फेल्स, तो फेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? तुम्हें बता रहा ना वर्ब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, मतलब फेल्स इन 1 ईयर, सो दैट इज एक्चुअली वहां पे एक्सपोनेंशियल 1 है ना। तो लाइफ टाइम ऑफ अ वर्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एक्सपोनेंशियल 1। तो लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि x जो है वो लाइफ टाइम है ना। सपोज आई टेक x एज अ लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब, सो x का डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं कि x लेस देन, तुम्हें बोल रहा है ना 1 मंथ, मतलब लेस देन 1/12, मतलब लाइफ टाइम अगर फाइंड करोगे तो हाउ टू फाइंड p, जो इसका क्वेश्चन है। n तो यहाँ 50 है ना, 50 वाला हमने चूज किया। देन सर प्रोबेबिलिटी ऐसे ही फाइंड हो जाएगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/12, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी लाइफ टाइम ऑफ बल्ब। उसको यूज करके, एक्सपोनेंशियल 1 को यूज करके, हाँ वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर उसको पॉइसन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके जैसे मान लो तुम्हें बोला है वहां पे लाइफ टाइम, मान लो x में लेता हूँ, ठीक है ना, तो x है, x इज द लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब इन ईयर्स, कैपिटल X। तो यहाँ बोलना चाह रहा है कि एटमोस्ट 1 बल्ब फेल्स विद इन 1 मंथ, ठीक है ना। तो पहले ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा 1 यहाँ पे एक्चुअली मंथ है, अच्छा ये ध्यान रखना तुम्हें, है ना, मतलब बाई मिस्टेक तुम हो सकता है ईयर में कंसिडर कर लो या वहाँ मंथ, तो ध्यान देना पड़ेगा कि उधर ईयर था और यहाँ क्या है, मंथ है, तो इस मंथ को तुम्हें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 मंथ मतलब 1/12 ईयर्स। तो ये फाइंड कर लो, ये स्मॉल p है। अच्छा जो बाइनोमियल में क्या होता है, जब हम मान लो मैं y यहाँ लूँगा कि नंबर ऑफ बल्ब्स है ना फेल्ड, लाइक इस टाइप से, तो x जनरली क्या होता है बाइनोमियल, रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ सक्सेस, एंड p जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो एक बल्ब के लिए पहले p निकाल लो, तो p तो वैसे ही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1/12। और वो तुम्हें उसका लाइफ टाइम तुम्हें पता है एक्सपोनेंशियल 1 है, तो एक्सपोनेंशियल 1 का PDF पता है e की पावर -x होगी, तो उसको यूज़ करके प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एंड देन यू जस्ट यूज दिस अप्रॉक्सीमेशन। कोई ट्राई करके देखना है ना, तो अभी लिखूंगा नहीं मैं, सो यू जस्ट ट्राई इट। वाइस अभी डाउट करेंगे, परसों डाउट करेंगे, कल तो मैं क्लास में लूँगा, परसों। ट्वेंटी 24 है, लेट x फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m। अच्छा m(n)2 है ना, m मोर देन 0 है, n2, ठीक है। और तुम्हें बोल रहा है कि तो बीटा का PDF तुम लोगों को पता है, so यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ m(n)2। फिर प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू हाफ दे रखा है, तो इसको यूज करके आई थिंक यू कैन फाइंड m, एंड देन वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये इजी है ना। नेक्स्ट है x1 x2 x3 with id uniform 0 1 random variable, then probability x1 more than x2 plus x3 equals, कैसे करोगे इसको, IID है ना। एक तो केसेस बना सकते हो, यूनिफॉर्म है तो एक तो केसेस बना सकते हो तुम। बताओ, और दूसरा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि सैंपल साइज 3 है ना। सर इसमें एक होता है x प्लस x3 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म अगर 0 1 है ना xy,
तो x+y का होता है, बट सर मतलब मैं सोच रही थी सर ऑलवेज याद नहीं रहेगा ना वो डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैथमेटिकल वे से अप्रोच करने का सोच रही थी, उससे तो मेरा आंसर तो नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी वो देख, सेकंड आ रहा है। अगर हम ऑल पॉसिबल केसेस कंसिडर है तो ऐसा x1 x2 मोर देन x1 प्लस x3 या x3 मोर देन x1 प्लस x2, इस तरह से कितने केसेस बनेंगे? सर ये तो बताना मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है ना सर, डिस्क्रीट आंसर नहीं, अच्छा आंसर किसी के पास है क्या? तो यू कैन सी द आंसर की। आई थिंक आंसर जो होगा इसका कौन सा क्वेश्चन? 1/6 है। ओके 25. So what you can do, if you write all the possibilities, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन है मत जाओ। जैसे इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, लाइक जैसे ना एक क्वेश्चन तुमने ऐसा किया होगा पहले, एक ग्रुप में एक बार भेजा था, याद है, x1 मोर देन x2 मोर देन x3। अगर वो पूछता है तो कैसे करते हो? अगर मान लो ये क्वेश्चन होता कि x1 मोर देन x2 मोर देन x3, तो क्या करते? 1/3 चेक कर लेते हैं कितना केस में कौन आएगा। डायरेक्टली हमने वो भी किया था, यूनिफॉर्म का केस है तो यू जस्ट चेक द पॉसिबिलिटीज। तो कितने पॉसिबिलिटी है? 3 रैंडम वेरिएबल है तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 पॉसिबिलिटी। तुम 3 बॉक्स बनाओगे and then you have 6 different combinations you can make, and this is out of that 6. जैसे यहाँ पे क्या है, एक तो केस है x1 मोर देन x2 प्लस x3 होगा, दूसरा केस हो सकता है x1 लेस देन x2 प्लस x3 होगा, 2 केस हो गया। सिमिलरली थर्ड केस इज x2 मोर देन x1 प्लस x3, फोर्थ केस है x2 लेस देन x1 प्लस x3, फिफ्थ केस होगा x3 मोर देन x1 प्लस x2, एंड सिक्स केस है x2 लेस देन ले लो x1 प्लस x3। मतलब इस तरह से 6 केसेस हैं, एंड इन दैट 6 केसेस दिस इज वन ऑफ द केस। और चूंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, बाकी में प्रॉब्लम होगा, बट यू हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देन यू कैन डू दिस। ठीक है, तो इन दैट केस आई थिंक इस लॉजिक से भी तुम 1/6 बोल पाओगे। मतलब पहले मैं बस श्योर करना चाहता था क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पहले भी जैसे आया था, प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन x2 मोर देन x3 होगा, तो मेथड से करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, है ना, उससे भी आंसर आएगा। बट इस तरह से जो यूनिफॉर्म ही है, सो यू कैन फाइंड ऑल द कॉम्बिनेशंस, देन दिस इज 1 आउट ऑफ 6, सो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगा। बट चेक करना आंसर इसका, इस तरीके से भी सोच सकते हो, अदरवाइज मेथड से भी। आंसर वही है। हाँ मतलब अगर कंफर्म कर लो, सो ये एक तरीका है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आए हैं, मतलब पहले भी तुम्हें मिलेगा आगे जाके, x1 मोर देन x2 मोर देन x3, x1 मोर देन x2 लेस देन x3। तो उसमें कोई जरूरी नहीं तुम्हें सबका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, सम का या इसका, तुम डायरेक्टली ऑल पॉसिबिलिटी काउंट कर लो, देन यू कैन जस्ट परम्यूटेशन से आंसर बता पाओगे। तो इस लॉजिक से भी यहाँ कर सकते हैं हम, ठीक है ना, कि लाइक एक साइड रखो, बाकी 2 दूसरे साइड, देखो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देयर आर 6 पॉसिबिलिटी, या तो मोर देन या लेस देन, 2 ये हो गया, और यहाँ x1 x2 x3, इस तरह 3 होंगे, 3 में 6 केसेस आएंगे, दैट्स वाई 1/6 होगा। सर हम लेस देन की भी क्यों कंसीडर करेंगे? हो सकता है ना, ऑल पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ बोला क्या प्रोबेबिलिटी है x1 मोर देन x2 प्लस x3 होगा, बट ये भी तो हो सकता है कि x1 लेस देन x2 प्लस x3, so वी आर काउंटिंग द सैम्पल स्पेस, इस टाइप के कितने एलिमेंट होंगे सैम्पल स्पेस में, सो x1 में भी मोर देन दिस और x1 में भी लेस देन दिस, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं हम ये भी देखते हैं ना कि सैम्पल स्पेस में 2 एलिमेंट है, मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि टेल भी तो आ सकता है, तो इसीलिए 1/2 होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। मतलब सर इसको हम डिस्क्रीट के हिसाब से कर रहे हैं? डिस्क्रीट के हिसाब से नहीं कर रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं इस तरह के केसेस बनाऊँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब हाँ, मतलब वैसा मैंने देखा है कितने केसेस हैं, लाइक 3 रैंडम वेरिएबल है, और क्या क्या हो सकता है, या तो x1 मोर देन x2 प्लस x3 होगा, या x1 लेस देन x2 प्लस x3 होगा, या हो सकता है x2 मोर देन x1 प्लस x3 हो। तो कितने केसेस बना सकते हैं, हमने वो कंसिडर कर लिए, और दिस इज वन ऑफ द केस आउट ऑफ दैट 6, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6, इस तरह से कर रहे हैं। हाँ मतलब तुम वैसे समझ सकते हो कि हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक ऐसा क्वेश्चन था, तुम लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन, मुझे उससे आइडिया आ रहा है कि x1 मोर देन x2 मोर देन x3, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो उस केस में तुम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, बट बिना इंटीग्रेशन के भी हो जाएगा। अच्छा छोड़ो,
इसको मेथड से भी कर लेंगे हम लोग। तुम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो इसका, ठीक है, तीनों का, और इस रीजन पे इंटीग्रेट कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टेंशन की जरूरत नहीं, मतलब तुम्हें अगर मेथड से करना है, सो यू फाइंड द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म है, 1 1 1 प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एफ ऑफ x1, x2, x3 इज 1, है ना, व्हेन x1 x2 x3 ऑल थ्री लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब तुम्हें इस रीजन पे इसको इंटीग्रेट करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, ये भी कर सकते हो, है ना। x1 मोर देन दिस लेस देन 1, तो x1 की लिमिट इससे आ जाएगी। अब फिर x1 के एलिमिनेट करके x2 x3 के लिए सोचना पड़ेगा। ओके, तो होगा x2 प्लस x3 लेस देन 1 मोर देन 0। अब उसके लिए करके देखो, ठीक है। तो सेकेंड वे इज यू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालो और इस रीजन पे इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा। 26 आते हैं। सो एक्स वाई विद आईआईडी यूनिफॉर्म। 25 वाले में जो सर आप डायरेक्ट मेथड बताएं प्रोबेबिलिटी के थ्रू, हम्म, वो तो बस यूनिफॉर्म के ही केस में हो सकता है ऐसे कि सर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, यूनिफॉर्म में इसलिए होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तीनों, तो ठीक, मतलब दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यूनिफॉर्म के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेम है, यूनिफॉर्म है, इसलिए x1 मोर देन x2 प्लस x3 प्रोबेबिलिटी वही होगी जो x1 लेस देन x2 प्लस x3 की होगी। लेकिन दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसीलिए। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म में ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी में प्रॉब्लम होगा आई थिंक। बट हर आईआईडी केस में कर सकते हैं। हर आईडी में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, आईआईडी है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। यस सर, मेन क्वेश्चन वही था IID कि सर हर आईआईडी केसेस में आईआईडी कर का, सकते हैं कि नहीं? हाँ, सर क्योंकि आईआईडी केस है तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, मतलब सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही तो है, लाइक x1 x2 x3 दे ऑल हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक तब यूज कर सकते हैं ना। आईआईडी इज मोर इंपोर्टेंट केसेस है, ठीक है। मतलब सर अगर आईआईडी ना होता, खाली यूनिफॉर्म होता तो नहीं कर सकते? हाँ, उसमें फिर प्रॉब्लम होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म बोल दिया तो ऑब्वियसली हो गया। आईआईडी में दो चीज़ है ना, इंडिपेंडेंट भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है ना। आईआईडी मतलब एक तो इंडिपेंडेंट है, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, बाकी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आईआईडी है तो आई थिंक यूज़ कर पाएंगे, मतलब यूनिफॉर्म का हमने बहुत ज़्यादा केस यहाँ देखा यूज़ करते हुए, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी में यू हैव टू बी केयरफुल। तो आईआईडी है तो सेम रहेगा क्योंकि x1 x2 x3 तीनों का सेम रोल ही है आईआईडी में। ठीक है, सो आंसर इज यू कैन यूज फॉर द एनी डिस्ट्रीब्यूशन इन आईआईडी केसेस, ठीक है। Let xy be IID uniform 0 1 random variables, then ex given x more than y equals, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसका यूज करना, उससे ट्राई करना ना। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है ना ये, सो पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो सकता है निकालना पड़े तुम्हें, देन नहीं ट्राई करना उससे डेफिनेशन से ही। लास्ट इस पेज पे है, 27 क्वेश्चन है। -1 and 1 आर द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द रैंडम सैंपल of size 2 from normal theta theta, okay, then MLE of theta। तो ये कर सकते हो, ये इजी है, लाइक्लो फंक्शन निकालो, मैक्सिमाइज करो। Next to be the random sample from a continuous distribution with probability density function, PDF दे रखा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, x बार दे रखा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो सफिशिएंट कंप्लीट चेक करना है, और इसमें पैरामीटर तुम्हारे पास एक है। सो सफिशिएंसी चेक करना इजी है, कंप्लीटनेस के लिए तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड में अगर देखे तो? मतलब शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल इस तरह से बोल सकते हैं, या इसको कोई दूसरा नाम दिया, इसको टू पैरामीटर भी बोल सकते हैं, मतलब इधर 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल।
पे सेम है। तो ये कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो बिकॉज दोनों पैरामीटर है, टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली है, सो इन दैट केस अगर दोनों पैरामीटर में सेम वेरिएबल यूज हुआ, वेरिएबल इन द सेंस यहाँ थीटा यूज हुआ है, इसका मतलब है कि जो कंप्लीटनेस में एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर है, दोनों में थीटा है, सो थीटा का जो भी रेंज स्पेस है दैट शुड कंटेन अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, ओपन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, है ना। तो था तो इसलिए इसमें कंप्लीटनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो तुम चेक करना। सफिशिएंसी चेक करना इजी है, फैक्टराइजेशन थ्योरम से कर सकते हो या और भी तरीके हैं, बट कंप्लीटनेस में तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। 28 है, सिंगल करेक्ट है, तो सिंगल करेक्ट में थोड़ा इजी रहेगा, बट मल्टीपल करेक्ट होगा तुम्हें और थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। सर यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते ना, क्योंकि एक्स थीटा पे डिपेंड हो रहा है। फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला नहीं लगा सकते, जो पिटमैन कुपमैन था वो नहीं लगा सकते। फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, इसको तुम ब्रेक कर सकते हो। कौन सा फंक्शन था, इंडिकेटर फंक्शन, इंडिकेटर फंक्शन के फॉर्म में। सो इंडिकेटर फंक्शन बना के यू कैन यूज फैक्टराइजेशन थ्योरम, वो जो पिटमैन कुपमैन वाला थ्योरम जो नाम साहू वाले बुक में था, या जिसको एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले फॉर्म पे तुम नहीं लिख पाओगे, तो उसको थोड़ा सा उसमें तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वो यूज नहीं कर पाओगे ना, बाकी फैक्टराइजेशन में लगा सकते हो। X1 expression is a random sample from a continuous distribution with PDF this। तो ये तुम्हारा H0 में दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, H1 में अलग है, और बोल रहा है क्या, रिजेक्शन रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, अच्छा मोस्ट पावरफुल साइज अल्फा टेस्ट ऑफ द फॉर्म दिस। तुम्हें अप्लाई करना है, पहले तो वो निकाल लेना, क्रिटिकल रीजन निकाल लेना, देन यू चेक क्या आता है। तो डेफिनेशन बेस्ड ही है, ये कैन ट्राई इट, ठीक है ना। एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा 1 या एल एच नॉट है ना, एल एच 1, या तो डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास ये है, तो दोनों के लाइक्लीहुड लिखने के बाद जस्ट डिवाइड इट, मतलब एच नॉट अपॉन एच 1 करते हैं लेस देन के, तो उससे होगा। ट्राई करके देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना और क्या। X1 expression with a random sample from normal theta 1 distribution to test H0 theta 0 H1 theta 1। Assume that the critical region given by this, तो critical region given है तुम्हें, ठीक है, सिंपल वर्ड से सिंपल है। Then the minimum sample size required that so that the type 1, पहले type 1 एरर निकाल लेना, एंड उसमें n इन्वॉल्व होगा, एंड देन उसको यूज करके आ जाएगा, है ना। तो टाइप 1 एरर फाइंड करना इजी है यहाँ पे, देन उसको यूज करके उसमें n इन्वॉल्व होगा, देन इनइक्वालिटी आएगी कुछ, उससे तुम्हें मिल जाएगा मिनिमम सैंपल साइज पूछ रहा है, n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ना। तो यू कैन यूज इट। एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट समेशन एक्स एन कन्वर्जेस, तो बता रखा है कि समेशन एक्स एन कन्वर्ज कर रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। और एक्सएन जो है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, समेशन एक्सएन कन्वर्ज कर रही है, मतलब एक्सएन टेंड टू 0। तो बोल रहा है सीरीज जो है एक्सएन इंटू एक्सएन प्लस 1 दैट विल कन्वर्ज, ओके, एन एक्सएन 0 पे जाएगा, एंड सीरीज जो है समेशन साइन स्क्वायर एक्सएन विल कन्वर्ज, and the series root xn upon 1 plus root xn converges. Okay, so how will you decide? देखो गलत प्रूफ करने के लिए you can construct examples. और इसमें क्या है ना, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, हो सकता है ना एक ऑप्शन 2 3 4 का 4 भी करेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें हर ऑप्शन पे है ना सोचना पड़ेगा। तो गलत दिखाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लो,
पुट करो, गलत दिखाने के लिए तुम ट्राई कर सकते हो। तो इसका तो ट्राई करना। इसका भी ट्रू होगा। ट्रू होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम इसका काउंटर एग्जांपल नहीं ले पाओगे, समेशन एक्शन कन्वर्ज कर रही है, जैसे 1/n² टाइप का हो सकता है, या 1 प्लस समथिंग, है ना। तो 1 कैंसिल करेंगे तो ये हमेशा 0 पे जाएगी। हाँ, बी तो ट्रू होगा। बाकी बाकी तो गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जांपल लेने पड़ेंगे, या ट्रू है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा ना, हम लोग टाइम कम है, तो ट्राई करके देखना अभी ऐसे ही में, ठीक है ना। मतलब आइडिया तुम्हें पता है जनरल क्वेश्चन में क्या करते हैं, गलत दिखाना तो एग्जांपल काउंटर एग्जांपल लेंगे, सही है तो यू हैव टू ट्राई टू प्रूव या कन्विंस करना है खुद को, इज करेक्ट। थर्टी में क्या बोला है, एफ आर से आर में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आर पे डिफरेंशिएबल है r-0, ठीक है। तो उसका फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। एफ डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, एफ डैश 0 0 है, देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम है 0, एफ लोकल मिनिमम। सिग्बी क्या करे, एफ हैज अ लोकल मिनिमम 0, देन अच्छा अगर लोकल मिनिमम है तो एफ डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, एंड एफ डैश 0 0 होगा। सी ऑप्शन है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, ओके, एंड एफ डैश एक्स मोर देन 0 फॉर ऑल एक्स मोर देन 0, देन एफ हैज अ ग्लोबल मैक्सिमम। इसे थोड़ा डेफिनेशन बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेस्ड है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली सोचना पड़ेगा। मतलब पहले तो एग्जाम्पल से ट्राई करो गलत करने का, गलत नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या ये ऑप्शन करेक्ट है। तो डेफिनेशन या थ्योरम है ना, या प्रूफ टेक्निक्स यूज करके यू हैव टू प्रूव। इसमें थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, तुम्हें उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सो इफ एफ डैश एक्स मोर देन 0, मतलब जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है नेगेटिव के लिए, है ना, इफ नेगेटिव के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है पॉजिटिव एक्स के लिए, तुम ग्राफिकली भी ट्राई कर सकते हो, देन एफ हैज अ ग्लोबल मैक्सिमम। ओके, मैं थोड़ा जल्दी में उसको खत्म करेंगे। Let P be a 2x2 real matrix such that every non-zero vector in R square, P एक रियल मैट्रिक्स है 2x2 का, हर नॉन जीरो वेक्टर जो R स्क्वायर में इज एन आइगन वेक्टर ऑफ P। ओके, एवरी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर जो आइगन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, है ना। सो फॉर एवरी वी देयर एग्जिस्ट सच लैम्डा। Suppose that lambda1 and lambda2 denotes the eigenvalues of P and P, this matrix root to root is equal to 2T for some T belongs to R, then which of the following statement is are true। क्या lambda1 lambda2 डिफरेंट होगा, lambda1 इंटू lambda2 2 होगा, √2 एक आइगन वैल्यू है, √3 एक आइगन वैल्यू है। सो इस तरह क्वेश्चन कैसे करोगे, है ना। ये भी फिर इन जनरल क्वेश्चन है, P कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 में दे रखा आइगन वैल्यू है P का। सो लाइक P लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1, सॉरी P V1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 V1, इस तरह से होगा। द डेफिनेशन यूज करना आइगन वैल्यू का, एंड देन तो इसको भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई करना। फोर है पी एन क्रॉस एन का नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो स्क्यू सिमेट्रिक यू नो ना, डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा, ऑड ऑर्डर का है तब, अदरवाइज इन जनरल क्या होता है कि आइगन वैल्यू या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। अच्छा, यहाँ तुम्हें बता रखा है एन ऑड नहीं है, ये फिक्स कर दिया एन को इवन है। तो पी एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है जहाँ पे एन तुम्हारा इवन है, ओके, फिक्स है। So which of the following statement is always true?
Okay, px is equal to 0 has infinity many solution. Px is equal to lambda x has a unique solution for every non-zero lambda. Q is in plus p, in minus p inverse. Q क्या था? अच्छा यहाँ पे है. Then Q transpose Q is I, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर पाओगे. Then sum of all the eigen values of P is 0. हाँ जी. तो ऑड वाले का डिटरमिनेंट तो 0 होता है, तो ये पक्का है कि ऑड वाले का हमेशा आइगन वैल्यू 0 आएगी ही. लेकिन इवन वाले का कोई जरूरी नहीं है. इवन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ ना. जैसे मतलब 2 क्रॉस 2 का ही तुम ले लोगे तो कोई जरूरी नहीं कि उसकी आइगन वैल्यू 0 है सारी, सिर्फ प्योरली इमेजिनरी आएगी. तो ये भी थोड़ा सा ना यू हैव टू थिंक. ये सब एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है. लास्ट 3-4 क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है एकदम. तो इन जनरल क्वेश्चन बात कर रहे हैं ना, कोई अप्लाई एप्लीकेशन टाइप का नहीं है. यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्स रैंडम वेरिएबल है विथ CDF दे रखा है. तो प्रोबेबिलिटी निकालना जानते हो तुम लोग यूजिंग CDF. एक्स एंड वाई विद IID एक्सपोनेंशियल लैम्डा रैंडम वेरिएबल. जेड जो है मैक्सिमम ऑफ x माइनस वाई कॉमा 0 है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. तो जेड है ना, मैक्सिमम है x माइनस वाई का और 0 का, मतलब जो भी लार्जर है. तो जेड विल बी ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0, है ना. तो बोल रहा है कि जेड बराबर 0 प्रोबेबिलिटी हाफ होगी. CDF ऑफ जेड ये होगा 0 प्रोबेबिलिटी 0 है या CDF ये है. ओके, तुम्हें जेड के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा एक्चुअली. तो तुम्हें पता है ना, लाइक एक्स मोर देन वाई है सपोज, तो जेड विल बी एक्स माइनस वाई. और अगर एक्स लेस देन वाई है तो जेड विल बी वाई माइनस एक्स. एक्स इक्वल टू वाई है, जेड विल बी 0. 3 केसेस हैं. एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड. ठीक है, इसको भी ट्राई करना, देखेंगे. लेट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द जॉइंट PMF दिस. तो ये जॉइंट PMF है, मतलब डिस्क्रीट है ना, जॉइंट है. Which of the following statement is are true. Marginal distribution of x is poison. तो मार्जिनल निकालना है इसका. रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट दिख रहा है. तो जब तुम मार्जिन यहाँ निकालोगे तो उसे पता चल जाएगा इजीली. और ऐसे भी MN में कोई ऐसा रिलेशन है नहीं, तो डिफरेंट इंडिपेंडेंट ही दिख रहा है. द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड x प्लस √3y इज 1. ये तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी एट y इज इक्वल टू n is this. n plus 1 time probability at y is equal to n plus 1. So again ये सब कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन है, तो ये इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना. थ्योरेटिकली क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा ज़्यादा केयरफुली सोचना पड़ेगा. ओके, आगे. ओके, तो ये देखते हैं कहाँ तक देखा था हमने. ये इसमें करना है. 38 है. x1 x2 and so on with the sequence of IID continuous random variable with PDF this. ओके, SN तुम्हारा क्या है? सम ऑफ ईच एक्सरसाइज है. x बार SN अपॉन n है. देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ which of the following sequence of random variable converges to normal distribution with mean 0 and finite variance. तो ये कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ना. सो लाइक सेंट्रल लिमिट थ्योरम इंडायरेक्टली तुम्हें देखना है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, या सेंट्रल लिमिट थ्योरम यू कैन यूज.
नेक्स्ट है x1 x2 xn b रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा 0। अच्छा थीटा यहाँ नेगेटिव होगा, वेयर थीटा लेस देन 0। इफ tn इज द मिनिमम ऑफ ऑल xi's, then which of the following sequence of estimators these are consistent? तो कंसिस्टेंट का डेफिनेशन यूज कर सकते हो या तो, है ना, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, या फिर जो रिजल्ट था मीन शुड कन्वर्ज टू थीटा एंड वेरिएंस शुड कन्वर्ज टू 0, तो उसको यूज करना। So let x1 x2 xn be the random sample from a continuous distribution with the probability density function. Okay, दे रखा है ये। So h0 h1 simple versus simple है, level alpha है, so which of the following is are true? So the most powerful test exists for each value of alpha. The most powerful test does not exist for some value of alpha. If the most powerful test exists, then it is of the form this. So ये तुम्हारा जो आएगा क्रिटिकल रीजन वो इस टाइप का होगा। The reasoning is not if this, and if the most powerful test exists, it is of the form this. तो कौन सा वाला होगा? यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ मोर देन इक्वल टू है। पहले तुम क्रिटिकल रीजन फाइंड करना, देन यू डिसाइड ओवर दैट। ट्राई करके देखना, फिर डाउट में देखेंगे नहीं हुआ तो। लिमिट n इनफिनिटी रूट n प्लस 1 है ना, देन रूट n प्लस 2 एंड सो ऑन, नीचे है n रूट n। दिस इज लाइक रूट n प्लस रूट n प्लस रूट n जो डिनोमिनेटर में है n टाइम। ओके ठीक है ना, एक एक रूट को मे बी यू कैन डिवाइड बाई रूट n, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, शायद उससे आंसर आ जाए। तो लिमिट का क्वेश्चन है, ऐसे ट्राई करना है, मतलब डिनोमिनेटर में रूट n n टाइम लिख देंगे, या डायरेक्टली रूट n से डिवाइड कर दो तो शायद हेल्प करे। ठीक है ना, या समेशन में कन्वर्ट कर लो, एक तो भी तरीका है। लेबनिज टेस्ट। हाँ मतलब समेशन में कन्वर्ट कर लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 2/n, इस तरह रूट में चल रहा है 1 प्लस n/n, एंड यहाँ n है। अच्छा तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन n दैट विल कन्वर्ट टू सेम एज an, वो भी यूज कर सकते हो। तो ये लिमिट आज सम से हो जाएगा। लिमिट एज सम से भी ट्राई कर सकते हो। सो n बाई, हाँ उसी से होता है। उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, या फिर जो मैं कह रहा था इसका आंसर क्या है 1 प्लस 1/n ना, हाँ 1, उससे करोगे तो उससे भी हो जाएगा, 1/n बाहर कर लोगे तो क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, उससे हो जाएगा लिमिट सम में इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके। f0 to 2 r भी फंक्शन ये दे रखा है fx माइनस एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई पावर 4/3, जो कि मोर देन 1 है। तुम पावर 1 को लेफ्ट में ले जाना, वो डेरिवेटिव बना लेगा, फिर उससे इजी हो जाएगा। और 0 to 2 fx dx 2/3 है, तो बोल रहा है k फ्रॉम 1 to 2019 f ऑफ 1/k किसके इक्वल होगा? क्या करोगे इसमें? एक तो इस तरह कर सकते हैं कि लाइक है ना एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन मॉड में एक्स माइनस वाई, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई की पावर 1/3 रहेगी। फिर तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट टाइप का फंक्शन होगा, दैट इज 1/3 आई थिंक सो। तो 2/3 हो गया। सो एफ एक्स अगर तुम 1/3 ले लोगे तो काम हो जाएगा। बट पता नहीं एग्जैक्ट आंसर 2009 9 10 12, हाँ 2019 का डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आएगा? तो वो आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अभी जैसा लग रहा है, चेक कर लेना तुम। द वैल्यू ऑफ द डबल इंटीग्रल दिस। ओके अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ तो ऑर्डर चेंज करना। ये मैट्रिक्स रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन यूज करो, है ना।
ए इंटू ए ट्रांसपोज आई, तो उससे आ जाएगा। Two fair dice are tossed independently and it is found that one face is odd and the other one is even. ठीक है, टू फेयर डाइस आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और एक पे ऑड आया, दूसरे पे इवन आया। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 6 तो कुछ गिवन है ना, मतलब एफ गिवन है, ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ निकालना है तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके। सो एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ मोमेंट जेनेटिक फंक्शन दिस, देन यूजिंग द चेबीशेव इनइक्वालिटी अपर बाउंड फॉर दिस इज। तो इसको तुम ओपन करना है स्क्वायर ब्रैकेट, तो सिंपली इससे तुम्हें एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा एक्स का, एंड देन उसको यूज करके यू कैन डू दिस चेबीशेव इनइक्वालिटी यूज करना, ठीक है ना। एमजीएफ से डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो हो गया ना। इन अ production line of a factory, each packet contains 4 items. Past record shows that 20% product item defective. A quality manager inspect each item in a packet and approves the packet for the shipment if at most one item is packet is found to be defective. The probability that out of the 3 randomly inspected packet at least, ये basic probability का क्वेश्चन है, ठीक है, करना बहुत इजी, बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। X be a number of heads obtained in a sequence of 10 independent tosses of a fair coin. X the number of heads, है ना, और n है 10 independent tosses. A fair coin is tossed again x times independently, फिर से, and y be the number of heads obtained in this x number of tosses. Okay, तो कुछ ऐसा है ना, like y is binomial x comma half and x is the binomial 10 comma half. Okay, then the, ठीक है ना, वो e of x given y is equal to ex, वो यूज करना है, या e of y given x है ना is equal to ey, तो उनमें उसको यूज करना हो जाएगा। 01001 be the observed value of a random sample of size 5 from the discrete distribution with PMF this, ठीक है ना। रैंडम सैंपल साइज 5 का लाइक x1 0 है, x2 1 है, इस तरह से सबकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें, और PMF ये है, ठीक है। तो यहाँ से x बार 0 मिल जाएगा कि माइनस लैम्डा, तो 1 मिल जाएगा उससे। तो द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट, ठीक है, ये तुम जानते हो, सो जस्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ मेथड ऑफ मोमेंट से आ जाएगा। So let x1, x2, x3 be the random sample from normal mu1 sigma square distribution, and y1, y2, y3 be the random sample in mu2 sigma square distribution. Also assume that x1, x2, x3, y1, y2, y3 are independent. Let the observed value of this xi minus, ये क्या है, x बार बोल दो इसको, है ना, 3 के लिए, और उसका होल स्क्वायर, एंड समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर बी 1 and 5। ओके, तो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू 1 है, इसकी 5 है। देन लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में, इसका फॉर्मूला होता है, तुम उसको यूज करना। देन जो भी इंटरवल आएगा उसका तुम लेंथ निकालो, बी माइनस ए। वन है, लिमिट n माइनस एन अपॉन ई 1 + 1 बाई एन की पावर n इक्वल्स, ऐसे प्रॉब्लम होगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का होगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है इन द बिगिनिंग, इस तरह से फॉर्म का होगा। तुम्हें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, देन यू कैन यूज इट, यूज द लिमिट। ठीक है ना, तो इसको करना, लिमिट का क्वेश्चन है, ट्राई करना। फॉर एनी रियल नंबर y, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू y, मतलब ग्रेटेस्ट फंक्शन ओवर y है, और इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट में है, y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y। सो ये फंक्शन डिफाइंड है f2n(x), ओके, दिस इज द फंक्शन f2n-1x, ये फंक्शन है। सो डिफरेंस है, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं।
तो पूछ रहा है कि लिमिट समेशन एफ के एक्स एक्स टेंस टू 0। तो पहले तो ये सम फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो ऑड इवन के लिए अलग अलग, देन यू टेक द लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो यहाँ n का कोई रोल नहीं है ना, इसमें कोई n का रोल नहीं है, इनसाइड फंक्शन x का n का कोई रोल नहीं है, यहाँ भी n का कोई रोल नहीं है। तुम पहले f1 का और f2 का अलग अलग निकाल लो, देन बाद में ऐड करके फिर x टेंस टू 0 लेना है ना। तुम्हें ऐसे कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा लेकिन ना है नहीं है। किसी एक लाइक f2 का निकाल लो लिमिट, वो क्या है वैल्यू, f1 का क्या है, देन उसके अकॉर्डिंग ऐड करते जाओ, क्योंकि f1 f3 f5 सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें n का कोई रोल नहीं है, यहाँ भी n का कोई रोल नहीं है इनसाइड दैट फंक्शन। तो f2 f4 f6 ये फंक्शन सेम ही है, बाद में ऐड करने के बाद x टेंस टू 0 लो। द वॉल्यूम ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट जानते हो तुम लोग है ना, क्वाड्रेंट होता है 4 पार्ट में, ऑक्टेंट 8 पार्ट में, लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक साथ तुम देखोगे तो 8 पार्ट में डिवाइड करता है स्पेस को। सो इज वाज इट ऑक्टेंट बाउंडेड बाय द सिलेंडर, ये सिलेंडर दे रखा है तुम्हें, एंड द प्लेन दिस एंड दिस। तो ठीक है, वॉल्यूम लगाना, फॉर्मूला वॉल्यूम का डी जेड डी वाई डी एक्स से हो जाएगा, इंटीग्रेशन से कर सकते जेड की लिमिट कैसे लेंगे? हैं। लिमिट कैसे लेंगे, तो यू कैन ट्राई टू सी द ग्राफ फर्स्ट, या तो मेंटली देखो या ग्राफ बना के देख लो। जो जेड बराबर 2 है तो मान लो जेड में इधर लेता हूँ अपवर्ड एक्स वाई जेड, तो जेड बराबर 2 एक प्लेन है, इस तरह से प्लेन होगा जो कट कर रही होगी, और दूसरा प्लेन यहाँ है y प्लस जेड इज 4। सो मैंने एक्स वाई जेड, सो जेड प्लस 4 इस तरह का प्लेन होगा, 4 कट कर रही है, और फर्स्ट ऑक्टेंट में ही बात कर रहा है। तो इस तरह का प्लेन है, किस तरह का है, और यहाँ सिलेंडर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4। तो जेड की कोई लिमिटेशन नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 पहले तुम प्लेन में देख सकते हो, और उसको जेड पे जनरलाइज कर दो। तो एक्स वाई मैंने ऐसे लिया एक्स वाई, ठीक है, तो इस तरह का सर्कल है, उसको जनरलाइज कर दो। अब तुम उसको प्लेन एक कट कर रही है, एक दूसरी प्लेन कट कर रही है, तो देख सिलेंडर है उसको 2 प्लेन कट कर रही है, तुम उसको ग्राफ बना के देन देखो जेड कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, तो उससे लिमिट आ जाएगी, ठीक है ना। एक सिलेंडर है तो एक्स एक्सिस में ये लिया हूँ, वाई एक्सिस इधर है और जेड एक्सिस ऊपर है वर्टिकली, तो सिलेंडर है तो तुम्हें सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में बात करना। देख प्लेन तो जेड बराबर 2 कट कर रहा है, तो जेड की लिमिट एक तो स्टार्ट हो गई 0 टू, मुझे ऐसा 2 दिख रहा है स्टार्टिंग में, बट ये प्लेन मैंने कंसिडर नहीं किया, वाई प्लस जेड बराबर 4 है, 5 मिनट और, तो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 है, तो जेड का होगा यहाँ से, जेड की वैल्यू तुम्हें वाई के टर्म में मिलेगी ना, 4 माइनस वाई, ओके, एंड वहाँ पे तुम्हारा है जेड बराबर 2, ठीक है ना। सो यहाँ से तुम जेड का लिमिट लेना 4 माइनस वाई टू 2, अब देखना पड़ेगा कौन सा ऊपर कौन सा नीचे है ना, उसके हिसाब से, और सिलेंडर के बीच का पार्ट होगा, एंड देन उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे लोगे, देन एक्स वाई 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 का ट्राई करके देखना, पहले ग्राफ बनाना फिर ग्राफ से विजुअलाइज करना क्या होगा। ट्राई किया और एक्सप्लेन करने का। तो 54 है, ए डी माइनस बी सी इज 2 एंड पी एस माइनस क्यू आर इज 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर लेना। ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि ये बेस थ्योरम का होगा। 55, ठीक है ना। इन एन इथनिक ग्रुप 30% ऑफ एडल्ट मेल पॉपुलेशन इज नोन टू हैव हार्ट डिजीज, ठीक है ना, क्लास 12 का एनसीईआरटी क्वेश्चन इस तरह का है, तो ये बेस थ्योरम का है, तुम ट्राई करना। 56 एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है विद द पीडीएफ दिस। सो पहले तो पीडीएफ की डेफिनेशन यूज करके ए बी में रिलेशन आ जाएगी, ई एक्स यूज करोगे दूसरी रिलेशन आ जाएगी, फिर उससे यूज ए बी आ गया तो ई एक्स स्क्वायर फाइंड करो जस्ट डेफिनेशन यूज करके एक्सपेक्टेशन का। 57 एक्स वाई बी जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल where y is the positive valued, ey square is 6, okay, ey square 6 है। The conditional distribution of x given y is this, uniform 1 minus y, 1 plus y है, तो वेरिएंस ऑफ x, ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला तुम्हें पता है, you just use it, ठीक है ना। e of y given x is ey, e of y square given x is ey square, देन उससे वेरिएंस आ जाएगा।
या कंडीशनल एक्स गिवन वाई का है, तो उसे ट्राई करना। तुमसे वेरिएंस एक्स ही पूछा है, तो वेरिएंस एक्स का मतलब ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेना। x1 x2 xn with an IID normal 0 1 random variables, then t is the x1 x2 x2 square up to xn square, then expectation of 1 upon t, expectation of 1 upon t equals, एंड तुम्हारा जो है सैंपल है नॉर्मल 0 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल का है, तो ये काई स्क्वायर टी क्या हो गया, काई स्क्वायर 10, सो टी इज काई स्क्वायर 10, देन 1 बाई टी टाइम्स काई स्क्वायर 10 का पीडीएफ यूज कर लेना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टी तो हो जाएगा। सिंपल सिंपल है ना। x1 x2 x3 with a random sample from the continuous distribution with probability density function this, x1 मिनिमम है और x1 माइनस सी कॉमा x1 इज 97% कॉन्फिडेंस लेवल फॉर म्यू, तो सी पूछ रहा है। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी दैट म्यू इज मोर देन x1 माइनस सी लेस देन x1 इज इक्वल टू 0.97 पुट करना, उससे सी आ जाएगा। x1 के डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, तो यू नो द फॉर्मूला ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पीडीएफ पता है, देन उससे इंटीग्रेट कर लेना, जो भी लिमिट आएगी देन यू वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा सी की वैल्यू। The last question is let x1 x2 x3 x4 be the random sample from a discrete distribution with PMF this, तो PMF दे रखा है, ये बर्नौली है, तो टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दिस h1 नॉट h1 सिंपल वर्सेस सिंपल है, रिजेक्ट h नॉट इफ दिस हैपेंस, तो बोल रहा है साइज एंड पावर ऑफ द टेस्ट डिनोटेड बाय अल्फा एंड गामा, तो अल्फा इज साइज, फॉर्मूला तुम्हें पता है साइज का क्या है, एंड पावर का भी फॉर्मूला पता है, सीधा सा फाइंड करके ऐड कर लो, ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो। तो बहुत कम लोग सॉल्यूशन ऐसे भेज रहे हैं आजकल, लगता है सबकी तैयारी हो गई है, तो ठीक है ना। 17, 18, 19 अभी 3 पेपर का डाउट पेंडिंग है ना, तो नेक्स्ट क्लास में डाउट ही करेंगे, ठीक है। 20 और 21 ऑलमोस्ट सबने किया है, हमने डिस्कस भी किए थे कुछ क्वेश्चन, तो कल तक का टाइम है, परसों क्लास में लूँगा, तो कल 17 का डाउट पहले लेंगे, फिर 18 फिर 19, लेकिन कल तक कोशिश करना है परसों तक 19 का सॉल्व करके भेज देना, और 18 का जिनका रह गया है वो 18 का भेज देना, ओके। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर।